कहानी के स्टार्ट में हमें 400 साल के पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ कुछ औरतें नदी के किनारे बैठी अपने कपड़ों को धो रही थीं और इसी नदी किनारे बच्चों के साथ एक लड़का भी खेल रहा था। इसका नाम ग्युन है। एक्चुअली ये गांव की एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये दिल का बहुत ही साफ है, इसलिए ये अमीर और गरीब में कभी भी फर्क नहीं करता था। ये इन बच्चों के साथ मिलकर नदी के किनारे एक ट्रैप बनाता है ताकि ये इनके साथ मिलकर फिश पकड़ सके। इसने कुछ दिन पहले ही एम्परर में एक एप्लीकेशन को हायर किया था। एक्चुअली ये चाहता था कि ये और इसके सभी भाइयों को एम्परर में जॉब मिल जाए ताकि ये सब लोग मिलकर एम्परर को सर्व कर सकें। वही खड़ा एक लड़का इसकी ये सारी बातें सुन रहा था। इसका नाम ग्वान सोंग है। नेक्स्ट सीन में ग्योन जब अपने भाइयों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर ग्वान भी आता है। ये आते ही इसे ग्यासोन कहकर बाहर बुलाता है। ये इसे कहता है कि जो भी बात है यहीं बता दो। तो ग्वान इन सबकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि मैं इन सभी नीच लोगों के सामने तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। एक्चुअली ग्वान इन सबको नोबल नहीं मानता था और इसे हमेशा इनसे चिढ़ होती रहती थी। और एम्परर में एप्लीकेशन को हायर करने की वजह से ग्वान बिल्कुल नहीं चाहता था कि ग्यासोन को यहाँ पर जॉब मिले, इसलिए इसने पनिशमेंट के तौर पर बिना किसी को बताए इसे गांव भेज दिया था। ग्वांग के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम चैंग था। ये ग्वांग की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। दूसरी तरफ हमें ग्योसान दिखाया जाता है जो गांव के लोगों के लिए बहुत सारी फिश लेकर आया था। ये सब लोग इतनी ज्यादा फिश देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। इसके बाद ये इन सब के लिए फिश को फ्राई करता है और एक टेस्टी सी डिश बनाकर इन सबको ट्राई करने का कहता है। जब ये लोग ट्राई करते हैं तो ये इसके हाथ के टेस्ट को देखकर बहुत ही अमेज हो रहे थे। ग्योसान एक फिश लेता है और वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े को आकर भी देता है। इस पर बूढ़ा इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किस्मत पर अफसोस होता है। तो ग्योसान ने कहता है कि मुझे अपनी किस्मत से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आप भी चुपचाप ये खाना खा लीजिए। इस पर ये बूढ़ा आदमी से देखकर काफी मिस्टीरियस सी हंसी हंसता है। कुछ ही देर में यहाँ पर एम्परर के सिपाही भी आ जाते हैं जिन्हें ग्वांग ने ही भेजा था। ये ग्योसान को अरेस्ट कर लेते हैं। ग्योसान ये सब देखकर काफी शौक था। इसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से ये अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद ग्योसान को लाकर एक दूर की झोंपड़ी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ ये घूमते फिरते हुए यही सोच रहा था कि आखिर इससे गलती कहाँ हुई होगी। कुछ ही देर में यहाँ पर ग्वांग भी आ जाता है। ग्योसान इसे अपना दोस्त मानता था और इसे देखते ही काफी खुश हो जाता है। ग्वांग इसे बताता है एक तरीका है जिससे हाइनस तुम्हें बुला सकते हैं। ग्योसान सुनते ही इससे पूछने लग जाता है तो ये बताता है तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हाइनस मजबूर होकर तुम्हें बुलाएं। ग्योसान इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी भोला भाला भी था। ये से पूछने लग जाता है कि बताओ मुझे क्या करना होगा। ग्वांग इसे कुछ बातें बताता है जिसे सुनने के बाद ग्योसान का चेहरा उतर जाता है। ये कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ग्वांग इसे कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हाइनस खुद बुलाएं तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। कि तुम मेरी ऑफर को ठुकरा रहे हो, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में ग्वांग जब घर पहुंचता है तो आगे से चेंग मिलती है। चेंग इसे देखते ही ग्योसान का पूछती है कि क्या वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ग्वांग कहता है कि उस बेवकूफ से कोई उम्मीद मत लगाओ, वो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। तो चेंग इसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे एक बार उससे बात करने दो। एक्चुअली चेंग ग्योसान को बहुत प्यार करती थी और ग्वांग ये बात जानता था, लेकिन ग्वांग चेंग को लाइक करता था, इसलिए ये इसे मिलने की इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ ग्योसान को काफी भूख लगी हुई थी, लेकिन इसके पास खाने को कुछ नहीं था। ये रूम के अंदर आता है और एक डायरी निकालकर अपनी कुछ स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ये लिखना शुरू करता है तो इसके माइंड में अजीब किस्म के खाने आने लगते हैं, जिससे इसका फोकस लूज होने लगा था। ये बहुत कोशिश करता है लेकिन ये फोकस कर नहीं पाता, इसलिए सोचता है कि मेरे माइंड में जितनी भी डिशेज आएंगी मैं उन सबको इस बुक में लिख लूंगा। दूसरी तरफ ग्वांग अपने सिपाही को एक लेटर देकर भेजता है तो चेंग इस आदमी को रास्ते में ही रोक लेती है और जबरदस्ती इससे लेटर ले लेती है। जब ये इसे खोलकर रीड करती है तो इसे पता चलता है कि ग्वांग ने जानबूझकर जनरल को कोई एक्सक्यूज फाइंड करके इन सभी भाइयों को मारने का ऑर्डर दिया था। दूसरी तरफ ग्योसान अपनी बुक को लिख चुका था। तभी से बाहर से कुछ आवाज आती है। ये डरते हुए बाहर आता है तो सामने से चेंग मिलती है। ये इसे देखते ही पूछता है कि क्या तुम्हें ग्वान ने यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए भेजा है। तो चेंग इसे कहती है कि मैं खुद से यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे बात का जरूर पता चला था। ग्योसान कहता है कि मैं उसकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। ये इसे मना करके वापस अंदर जाने लगता है तो चेंग इसे रोककर बताती है कि तुम्हारे बाकी सभी भाइयों की जान खतरे में है। ग्योसान के पूछने पर ये बताती है कि जनरल और ग्वांग दोनों मिलकर तुम लोगों के खिलाफ कुछ साजिश तैयार कर रहे हैं। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम सब लोगों को मार देगा। ग्योसान को जैसे ही रियलाइज होता है कि इसकी वजह से इसके बाकी सभी भाइयों को मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो ये वहाँ से रोते हुए भागता है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। दूसरी तरफ ग्वांग को ग्योसान के भागने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए ये जनरल को कहता है कि उसे ढूंढो और वहीं पर खत्म कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्योसान जंगल में छुपा हुआ था। तभी कुछ सिपाही इसे ढूंढ लेते हैं
और एक सिपाही तो इसे मारते हुए इसके बाल ही काट देता है। ग्योसान इसे बातों में उलझाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सिपाही इस पर वार कर देता है। लेकिन इस वार से ग्योसान को कुछ नहीं होता। जब ये अपनी छाती पर हाथ लगाकर देखता है तो इसे वही बुक मिलती है जिसमें इसने अपनी सभी रेसिपीज को लिखा हुआ था। इसके बाद ये सिपाही ग्योसान को मारने लगता है कि तभी इसके कानों में एक अजीब सी आवाज आती है और सब कुछ शेक करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे ग्योसान ने खाने को दिया था। ये यहाँ पर खड़ा कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था और फिर कुछ ही देर में ग्योसान यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें 400 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की क्लब में अपने दोस्तों के साथ काफी ड्रंक हो चुकी थी। इसका नाम यूनसिल है। तभी ये नोट करती है कि इसका बॉस इसकी फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये फौरन अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और इसकी वीडियो बनाने लग जाती है। तो इसका बॉस इसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? तो ये बहुत एटीट्यूड से सियांस करती है और कहती है कि अच्छे से जानती हूँ, तुम कंपनी के सीईओ के भाई हो। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तुम अपनी कंपनी की लड़कियों को ही हरास करते फिरो। इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा बहस होती है। यूनसिल कहती है कि तुम्हारी वीडियो बन चुकी है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये आदमी जैसे ही मोबाइल की तरफ देखता है तो इसे रियलाइज हो जाता है कि इसकी तो वीडियो ही नहीं बनी और फिर ये जोर जोर से हंसने लग जाता है। यूनसिल जब इसे देखती है तो इसे भी पता चल जाता है एक्चुअली बैक कैमरे की बजाय फ्रंट कैमरा ऑन हो गया था और सारी की सारी वीडियो यूनसिल की बनी थी। अब ये सारा मैटर सॉर्ट आउट करने के बाद यूनसिल अपने घर वापस आती है तो घर के किनारे पर इसे ग्योसान पड़ा हुआ मिलता है। यूनसिल काफी ड्रंक हो चुकी थी। ग्योसान इसे देखते ही पूछता है कि क्या मैं हेवन में आ गया हूँ। इस पर यूनसिल इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे आज जॉब से फायर कर दिया गया। तभी यूनसिल की मॉम आ जाती हैं और ये इसे पकड़कर अपने रेस्टोरेंट में वापस ले जाने लगती हैं। ग्योसान ने रोक कर कहता है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार मरा हूँ, इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती हैं? मॉम के इसका भोला सा चेहरा देखकर काफी रहम आ जाता है और ये इसे रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना देती हैं। ग्योसान अपना खाना खा रहा होता है कि तभी इसे देखकर यूनसिल को गुस्सा आने लग जाता है और ये इसके आगे से खाना उठाती है तो मॉम पकड़कर वापस रख देती हैं। ये अपनी मॉम से कहती है कि इसे देखो तो सही, ये बिल्कुल हट्टा कट्टा है और आप इसे फ्री में खाना खिला रही हैं। इस पर मॉम इसे कहती हैं कि अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठ जाओ। अब कुछ देर में खाना खाने के बाद ये रेस्टोरेंट से बाहर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। कहता है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि जैसे मैं मर चुका हूँ। मॉम इसका ये अजीब सा बिहेव देखकर काफी शॉक होती हैं। फिर ये कहता है कि मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, जब तक मैं आपके खाने के पैसे नहीं लौटा देता आप ये मेरी बुक अपने पास रख लें। ग्योसान अपनी सारी रात एक सड़क पर सोकर गुजारता है, लेकिन जैसे ही सुबह इसकी आंख खुलती है तो ये खुद को फ्यूचर में पाकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली ग्योसान मरने के बजाय फ्यूचर में आ गया था। पहले तो ये सब कुछ देखकर काफी शौक हो रहा था, फिर तभी से याद आता है कि इसके दोस्त कुमार ने बताया था कि जेसन के बाहर भी एक दुनिया है जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है। ये याद आते ही ये काफी खुश होकर घूमने लग जाता है। तभी से एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर गुआंग की तस्वीर नजर आती है। एक्चुअली 400 साल के बाद गुआंग अब एक शेफ बन चुका था और इस दुनिया में इसका नाम ली था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनसिल को इसके ऑफिस से निकाल दिया गया था। ये अपना सारा सामान पैक करती है और उदास होकर अपने ऑफिस से बाहर आ जाती है। ये अपनी मॉम की रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कुछ सोच रही होती है कि तभी से ली आवाज देता है। यूनसिल इसे रियल में देखते ही काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम टीवी में जितने हैंडसम लगते हो यहाँ उससे ज्यादा लग रहे हो। फिर ली इसे अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में ले आता है जो उसने इसकी मॉम के रेस्टोरेंट के सामने ही बाय किया था। फिर ली इसे अपने हाथ से एक बनाई हुई डिश ट्राई करवाता है, जिसे ट्राई करने पर यूनसिल को ये बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली यूनसिल इसकी बहुत बड़ी फैन थी। वहीं दूसरी तरफ ग्योसान ली को ढूंढते ढूंढते इसके रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। कुछ ही देर में ली भी अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। ग्योसान इसे देखते ही हक कर लेता है। तभी यूनसिल भागते हुए आती है और ग्योसान को ली से दूर करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेफ को टच करने की। ली यूनसिल से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो ये बताती है कि हाँ, ये कल रात हमारे रेस्टोरेंट से फ्री खाना खाकर गया था। ग्योसान भी इसे फौरन पहचान लेता है और इससे ये प्लेस भी याद आ जाती है। इनके बिहेव से साफ पता चल रहा था ग्योसान के पास तो इसकी कुछ मेमोरीज हैं, लेकिन ली इसे बिल्कुल नहीं पहचान रहा था, जैसे इसकी सारी मेमोरी फ्लैश हो चुकी हो। इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।